कुछ लोग कहा करते हैं कि इस दुनिया में जन्नात, चुड़ैल या इस तरह की जो मखलूक़ात हैं वो नहीं हुआ करती। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, उनकी ये जो राय है ये जब तक कायम है, जब तक उनका सामना इस तरह की मखलूक़ात से नहीं हुआ करता। लेकिन जैसे ही जब उनका सामना इस तरह की मखलूक़ात से हुआ करता है तो ना सिर्फ उनके होश उड़ जाते हैं, बल्कि उनकी जो ज़िंदगी है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील होकर रह जाती है। मेरा नाम कबीर है। मेरे फादर बताया करते थे कि जिस सन में मेरी पैदाइश हुई थी वो 1926 था। 1926 में जब मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव के अंदर पैदा हुआ, जो मेरे बुजुर्ग थे वो मुझे बताया करते थे कि जब मेरी पैदाइश हुई थी तो मेरी पैदाइश के 2 साल के अंदर अंदर मेरी माँ मुझे छोड़ के इस दुनिया से जा चुकी थी। शुरू में मेरी खाला ने, मेरे फुप्पो ने, गर्ज के जो भी करीब व जवार की ख़वातीन थीं, उन सब के सब लोगों ने मेरा ख्याल रखने की बहुत कोशिश की। लेकिन कुछ दिनों के बाद आखिर जब सारे के सारे थक हार गए और सब ने आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे अकेला छोड़ दिया, तो मेरे बाप ने चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी दूसरी शादी कर ली। हालांकि मेरे ख्याल में वो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि मैं अकेला था, मैं बहुत छोटा था और मुझे किसी माँ की ज़रूरत थी, तो शायद यही वजह थी कि मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। 2 साल की उम्र में भला कौन अपनी माँ को या सौतेली माँ को पहचान सकता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जैसे जैसे मैं 5, 6, 7 साल का हुआ तो मुझे उस वक्त महसूस होना शुरू हुआ कि जो मेरी माँ है, इसका जो बर्ताव है वो मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर दूसरे दिन मेरी मार पड़ती, मुझे बिला वजह डांटा जाता, मुझे नज़रअंदाज किया जाता, जबकि आहिस्ता आहिस्ता करके जो मेरे सौतेले बहन और भाई पैदा हो रहे थे उनका हर तरह से ख्याल रखा जाता। लेकिन एक अच्छी बात थी, मेरे जो बाप थे वो कोशिश करते थे कि मेरा जिस कदर हो सकता है ख्याल रखें। जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया वैसे वैसे ये जो मेरी सौतेली माँ की नफरत थी ये बढ़ती चली जा रही थी। मुझ पे एक कर्म हुआ था और वो कर्म ये था कि मेरे बाप ने जैसे तैसे मेरा मैट्रिक करवा दिया था। अब ये जिस दौर की कहानी है या जिस दौर का जिक्र है, उस दौर में अगर आप मैट्रिक भी कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से सरकारी नौकरियां मिल जाया करती थीं। मैंने भी जब मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में या करीब व जवार के जो शहर थे उन शहरों में नौकरी के लिए कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि हमारे घर का जो माहौल था वो मुकम्मल तौर पे मेरे ख़िलाफ़ था और मेरी माँ कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो या मैं आगे तरक्की कर सकूं। खैर, कहते हैं ना कि जो ऊपर वाला चाहता है या जो ऊपर वाला करता है उसमें यकीनन कोई ना कोई बेहतरी हुआ करती है, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। महकमा रेलवे में मुझे मुलाजमत ऑफ़र की गई, जिसको मैंने फ़ौरन से कबूल कर लिया। इस जॉब की शर्त ये थी कि इस जॉब के मुताबिक मेरा हर 6 महीने बाद मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पे तबादला होना था और मेरी रिहाइश और खाने का जो इंतज़ाम था वो मुकम्मल तौर पे सरकारी था। मैं भी मौके की तलाश में था कि कब मुझे अच्छी जॉब ऑफ़र हो और मैं इस जंजालपुरा को या इस अजीब से घर को हमेशा के लिए खैर बात कह सकूं। अब जैसे ही मुझे जॉब के लिए अपॉइंट किया गया तो मुझे बताया गया कि मुझे करीबी एक शहर है जो मेरे घर से तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के रास्ते पे है, वहाँ पे रिपोर्ट करना है और उसी स्टेशन पे
मेरी रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया जाएगा। सच्ची बात यह है कि मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे अपने इस घर से, इस मुसीबत से निजात मिलने वाली थी। और मुझे लग रहा था कि जब मैं कमाना शुरू करूंगा और जब मैं अपने पैसे घर में भेजूंगा, तो हो सकता है कि ये जो मेरी सौतेली माँ है, इसके बर्ताव में कोई तब्दीली आ सके। खैर, जैसे जैसे मैंने वहाँ पे जाके ज्वाइन किया और अपने काम को करना शुरू किया, वैसे वैसे मैं बहुत खुश था और मेरे पास पैसे आना शुरू हो चुके थे। मुझे लगता था कि जैसे जैसे मैं पैसे कमाऊंगा, वैसे वैसे मेरी इज्जत में, मेरी ताज़ीम में इजाफा होता चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि जब से मैंने अपने घर में अपने बाप को, अपनी माँ को पैसे भेजना शुरू किए, तो मुझे लगने लगा था कि मेरे बाप से ज़्यादा मेरी जो सौतेली माँ है वो बहुत ज़्यादा खुश है। मुझे नहीं पता कि वो किस वजह से खुश थी। हो सकता है जो पैसे मैं उनको भेजा करता था इस वजह से खुश थी, या ये भी हो सकता है कि वो सोचती हो कि इस मनहूस से, इस सौतेले बच्चे से अल्लाह का शुक्र है कि हम सब की जान छूट गई। अब मैं जिस स्टेशन पे मौजूद था, जहाँ पे मैं जॉब किया करता था, उस स्टेशन पे मेरे अलावा वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। अक्सर ऐसा होता कि फरागत के लम्हों में मैं अपने माजी को याद किया करता, और जब मैं अपने माजी पे नज़र डाला करता था तो मुझे याद आता था कि जब मैं 5 क्लास में था और ट्यूशन पढ़ने के लिए बराबर वाले घर में जाया करता था, तो वहाँ पे एक लड़की आया करती थी जो कि बहुत ही खुश शक्ल थी, बहुत ही खुश अखलाक थी। गर्ज के उसकी जो बातें थीं वो बहुत ही दिलकश थी। जब भी मैं ट्यूशन जाया करता था तो ऐसा लगता था कि मैं उसको देख के मुकम्मल तौर पे सकते के आलम में जा चुका हूँ। एक अजीब सी कशिश थी जो उस लड़की के अंदर मौजूद थी, और हो सकता है ये जो इश्क था ये मेरी जिंदगी का पहला इश्क था। खैर, मैं अपने माजी को याद करता रहता, बहुत सारी बातें मुझे याद आती, और कभी कभी इस वीराने में, इस सुनसान जगह पे मुझे अपनी माँ की शिद्दत से याद आया करती थी। इसी तरह 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, और तकरीबन 6 महीने गुजर चुके थे कि एकदम से मुझे मेरे गांव से या मेरे घर से एक खबर मौसूल हुई। और ये जो खबर थी ये मेरे लिए किसी क़यामत से किसी भी तरह कम नहीं थी। मुझे बताया गया कि गांव के अंदर, जहाँ पे मेरा बाप मेरी सौतीली माँ के साथ, मेरे सौतेले बहन भाइयों के साथ रहा करता है, उस घर के ऊपर रात को डाकुओं ने हमला किया है। और मेरे बाप ने, क्योंकि उन डाकुओं के साथ मज़ाहमत की थी, तो वो जो डाकू थे वो मेरे बाप को, मेरी माँ को और साथ साथ उनके जो बच्चे थे उन सबको कत्ल कर चुके थे। ये जो खबर थी ये क़यामत से कम नहीं थी। जो भी था, जैसा भी था, बिलाखिर मेरा बाप था। अब बहरहाल ये खबर सुनने के बाद मैं सबसे पहले उनके घर गया या अपने गांव गया, और वहां जाके सबसे पहले इन लोगों की तदफीन कराई। इन लोगों की तदफीन करने के बाद जब मैं वापस आया तो मुझे आज एहसास हो रहा था कि मेरा जो घर था वो खुशियों का आशियाना था। भले इस घर के अंदर एक सौतेली माँ, मेरे सौतेले बहन भाई मौजूद थे, लेकिन जो मेरा बाप था वो इस घर की रौनक का बाइस था। आज जबकि ये जितने भी लोग थे सारे के सारे इस दुनिया से जा चुके थे, तो इस बड़े से घर के अंदर मैं अकेला मौजूद था। मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि इस वीरान घर में, इस अकेले घर में, जबकि मेरे सारे के सारे घर वाले कत्ल हो चुके हैं, तो मैं अकेला भला यहाँ पे कैसे रह सकता हूँ। मैं एक अजीब सी उलझन का शिकार था और मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। मेरी जो जॉब थी वो दूसरे शहर में थी,
और मैं ज़्यादा अरसे के लिए छुट्टियां भी नहीं कर सकता था। मेरे करीब जवार में जो मेरे दोस्त थे और इक्का दुक्का रिश्तेदार थे, मैंने उन सब लोगों से मशवरा किया। सबका यही ख्याल था कि तुम्हारी नौकरी सरकारी नौकरी है और इस गवर्नमेंट जॉब को तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बेहतर यह है कि जो तुम्हारा घर है इस घर को किराए पे दे दो और दूसरे शहर में जहाँ पे तुम जॉब किया करते हो वहाँ जाके अपनी जॉब है उसको कंटिन्यू करो। ये जो मशवरा था ये बड़ा माकूल मशवरा था। और अब क्योंकि मेरी दुनिया में मेरे घर वाले तो बचे ही नहीं थे, लिहाजा मैंने ऐसा ही किया कि जिस घर में मैं रहा करता था उस घर को मैंने किराए पे दिया और उसको किराए पे देने के बाद वापस उस शहर में चला गया या उस स्टेशन पे चला गया जहाँ पे मैं जॉब किया करता था। जैसे ही मैंने अपनी जॉब को रिज्यूम किया और वहाँ पे अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करने लगा, तो काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी मैं उस तरफ नहीं पहुँच पाता था कि मैं अपने घर वालों को, ख़ास तौर पे अपने बाप को भूल के ये काम कर सकूं। मैं हर रोज़ अपने घर वालों को, ख़ास तौर पे अपने बाप को, अपने सौतेले बहन भाइयों को और सौतीली माँ को याद किया करता था। मैं चाहने के बावजूद भी जो मेरी जॉब थी उस पर मुकम्मल तौर पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। शुरू में जो मेरे सीनियर्स थे या जो मेरे बॉस थे वो मेरा ख्याल किया करते थे, लेकिन मुसलसल समझाने के बावजूद भी जब मेरी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई या मैं अपने काम पे मुकम्मल तौर पे फोकस नहीं कर सका, तो उन लोगों ने भी मुझसे नाराज़गी दिखाना शुरू कर दी। शुरू में वो मुझे समझाते थे कि तुम अपने काम पे, अपनी जॉब पे ध्यान दो, लेकिन जब उनके समझाने के बावजूद भी मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं नजर आई, तो कुछ दिन बर्दाश्त करने के बाद इन लोगों ने मेरा तबादला उत्तर प्रदेश से लाहौर के करीब कर दिया। मुझे बताया गया कि अगले महीने से तुम्हें लाहौर में रिपोर्ट करना है। एक तो वैसे ही मैं अपने घर से 1 या 1.5 घंटे की दूरी पे था और उसके बाद जब मेरा तबादला लाहौर कर दिया गया तो लाहौर से जो उत्तर प्रदेश का रास्ता था वो तकरीबन 10 से 11 घंटे का रास्ता था और जिस स्टेशन पे मेरी पोस्टिंग की गई थी वो भी मेन लाहौर के अंदर मौजूद नहीं था, बल्कि लाहौर से जब आप 70 या 72 किलोमीटर आगे जाते हैं तो उस जगह पे जहाँ पे उस दौर में जंगल हुआ करता था, एक मुकम्मल तौर पे वीरान सुनसान रेलवे स्टेशन मौजूद था जिसके करीब जवार में न कोई आबादी मौजूद थी, न कोई लोग रहा करते थे और ना ही किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन का या लाइट्स का इंतज़ाम मौजूद था। पूरे दिन के अंदर अंदर एक रेल थी जो वहां से गुजरा करती थी और वो भी वहां पे रुका नहीं करती थी। इस बहुत बड़े से सुनसान रेलवे स्टेशन पे मैं अकेला वाहिद आदमी था जो गवर्नमेंट की तरफ से तैनात था। शुरू में जब मैं वहां पे गया था तो मुझे उसको देखते ही वहशत होने लगती थी, क्योंकि वहां पे न कोई बंदा मौजूद था, न कोई रौनक थी। हाँ, अक्सर ऐसा होता था कि कभी कभी अगर ट्रेन खराब हो जाए या उसके इंजन में कोई मसला हो जाए तो फिर ऐसा लगता था कि इस स्टेशन के ऊपर रौनक बहाल हो चुकी है। और जब भी ऐसा हुआ करता था तो मुझे लगता था कि इस दुनिया में इंसान भी मौजूद हैं। ये जो रेलवे स्टेशन था इससे तकरीबन 15 या 20 मिनट के फासले पे मुझे एक कमरा दिया गया था जो कि मेरी रिहाइश के लिए काफ़ी था। इस रेलवे स्टेशन के करीब में चारों तरफ खेत मौजूद थे और उन खेतों से निकल के अगर आप मज़ीद आगे जाएं तो एक बहुत बड़ा सा कुआं था जो वहां पे मौजूद हुआ करता था। उस कुएं के बारे में बताया जाता था
कि गए वक्तों में जब अंग्रेज़ों का दौर था तो ये कुआं उन्होंने अपनी फ़ौज के लिए या अपने सिपाहियों के लिए तामीर करवाया था। जैसे जैसे मेरा उस स्टेशन पे या उस जगह पे वक्त गुजर रहा था, वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे वहाँ पे रहने की आदत होती चली जा रही थी। इसी दौरानिए में 1947 अगस्त का महीना शुरू हुआ। जो ट्रेन यहाँ से गुजरा करती थी या कभी कभी यहाँ पे रुका करती थी, उस ट्रेन के ज़रिए ही बहुत सी खबरें थीं जो मुझे वहाँ पे मिला करती थीं। लोग बताया करते थे कि मुल्क के हालात ख़राब हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो बात है वो पार्टीशन की तरफ बढ़ती चली जा रही है। हर आने वाले दिन के साथ बुरी बुरी खबरें सुनने को मिलती और मुझे पता चलता कि शहर के या इस मुल्क के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जो हालात हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। इसी तरह 13 अगस्त की रात को जो ट्रेन आई, उस ट्रेन का इत्तफाक से इंजन ख़राब हो चुका था। जब वो ट्रेन वहाँ पे रुकी तो मुझे पता चला कि अगले दिन पार्टीशन का ऐलान किया जा चुका है और हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। एक हिस्सा हिंदुस्तान या भारत कहलाएगा, जबकि दूसरा हिस्सा पाकिस्तान कहलाएगा। अब जब मुझे खबर पता चली तो उसके साथ साथ जो ट्रेन के अंदर लोग मौजूद थे उन्होंने ये भी बताया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह कत्लो गारतगरी शुरू हो चुकी है और हमारा आपको भी मशवरा है कि अगर आप वापस हिंदुस्तान जाना चाहते हैं तो अभी चले जाएं। अब ये सब जो हुआ था बड़ा आनन फानन हुआ था और ये सब कुछ मेरी समझ से बाहर था। मैं एक अजीब सी कश्मकश का शिकार था और मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे वापस हिंदुस्तान जाना चाहिए या जिस जगह जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ यानी पाकिस्तान के अंदर क्या मुझे रुकना चाहिए। अब अगर मैं हिंदुस्तान जाता तो वहाँ पे न मेरा बाप मौजूद था, न मेरी फैमिली मौजूद थी। इसके साथ साथ जो घर था उस घर पे भी दूसरे किराएदार रहा करते थे। मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ पे वापस जाऊँगा तो अब मुझे वो मकाम वो इज़्ज़त मिल सकेगी जो पहले मिला करती थी। इसी तरह 14 अगस्त हुई, फिर 15 अगस्त हुई और एक एक करके दिन गुजरते चले गए। एक महीना गुजरने के बाद सबको अंदाज़ा हो चुका था कि जब पार्टीशन हुआ था तो इस दौरानिए में हज़ारों लोग अपनी जान से गए थे। पार्टीशन के तकरीबन 1 महीने तक जो भी ट्रेन आती थी उस ट्रेन से यही पता चलता था या यही खबर आती थी कि अब तक दोनों मुल्कों के जो हालात हैं वो ठीक नहीं हो सके हैं। खैर, जैसे जैसे मेरी सालगिरह का दिन करीब आ रहा था वैसे वैसे मुझे शिद्दत से अपने घर वाले, ख़ास तौर पे अपना बाप याद आ रहा था। मुझे याद आ रहा था कि जब भी मेरी सालगिरह हुआ करती थी तो मेरा बाप अपने घर में मेरी सौतीली माँ से मेरे लिए मीठे चावल बनवाया करता था। मैं बस किसी भी तरह अपनी सालगिरह के दिन से या अपनी बर्थडे से भागना चाहता था और ऐसा ही हुआ कि जो दिन मेरी सालगिरह का दिन था उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी भी कीमत पे इस वीरान स्टेशन पे नहीं रुकूंगा। और इसी इरादे से जिस दिन मेरी बर्थडे थी उस दिन मैं स्टेशन से निकल के वो जो कुआं मौजूद था, जो कि बड़ा मशहूर कुआं था, जिस कुएं के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ मशहूर थीं, मैं वहाँ पे आके बैठ चुका था। एक अजीब सा सुकून था जो उस कुएं के ऊपर बैठे हुए मुझे महसूस हो रहा था। और कभी कभी ऐसा ही होता था कि जब भी मेरा दिल घबराता या मुझे रोना आता या मैं अपनी माँ को या अपने बाप को मिस किया करता तो मैं इस कुएं के ऊपर आके बैठ जाता
और वहाँ आने के बाद ऐसा लगता कि मेरे सारे गम ख़त्म हो चुके हैं, मेरी सारी तकालीफ दूर हो चुकी हैं और कोई ना कोई ऐसी अट्रैक्शन या ऐसा सुकून इस कुएं के ऊपर मौजूद है कि जब भी मैं यहाँ पे आके बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सारे घर वाले, मेरे अजीज़ व अकारिब, मेरा बाप, ये सब के सब मेरे साथ मौजूद हैं। खैर वैसे ही मैं वहाँ पे बैठा हुआ अपने माजी को याद कर रहा था कि एकदम से मुझे हल्की हल्की सी खुशबू का एहसास होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई धीमी धीमी सी खुशबू है जो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती चली जा रही है। कुछ देर तक मैं आगे पीछे का जायज़ा लेता रहा और अपने तौर पे जानने की कोशिश कर रहा था कि ये जो खुशबू है ये कहाँ से आ रही है। इसी दौरानिए में एकदम से मुझे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है। जब मैंने दोबारा से गौर किया तो वाकई में कोई ना कोई वहाँ पे मौजूद था जो कि हर कुछ देर के बाद हंसता था और ये जो हंसी की आवाज़ थी ये बड़ी खिनखिनाती हुई आवाज़ थी, जैसे कि आमतौर पे लड़कियों की आवाज़ हुआ करती है। जब मैंने इस आवाज़ को मुकम्मल तौर पे सुना तो उसके बाद सबसे पहले मैंने खेतों में नज़र डाली। मुझे वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया। उसके बाद करीबी जहाँ पे दरख्तों का झुंड मौजूद था, मैंने उस झुंड के अंदर या उन दरख्तों में गौर करना शुरू किया, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा ना हुआ। मुझे वहाँ पे भी कोई नज़र नहीं आया। अब मैं एक अजीब सी परेशानी के आलम में था। मुसलसल हंसने की आवाज़, ये जो खुशबू थी, बढ़ती चली जा रही थी। काफ़ी देर तक जब मुझे वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आया तो मैं एकदम से पलटा, क्योंकि अब मैं चाहता था कि दोबारा से उस कुएं के सराहने जाके बैठ जाऊं और दोबारा से सुकून हासिल कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैं कुएं की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि कुएं के ऊपर एक लड़की बैठी हुई है जो कि बड़ी हसीन और जमील लड़की है। और जब मैंने उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि उसकी जो आंखें हैं वो झील जैसी आंखें हैं। उसके जो बाल हैं वो बहुत ही लंबे और घने बाल हैं और उसके खूबसूरत होंठों पे एक अजीब सी मुस्कुराहट मौजूद है और ये जो मुस्कुराहट है ये दिल को जीतने के लिए काफ़ी है। एक लंबा सा दुपट्टा था जो उस लड़की ने ओढ़ा हुआ था और उसके चेहरे पे जिस कदर हया थी वो इस बात की गम्माज़ी कर रही थी कि इसके चेहरे को किसी जेवर की ज़रूरत नहीं है। गर्ज़ के किस्सा मुख्तसर, आप उसको हुस्न का पैकर कह सकते हैं। उसके बाद अगले जो कुछ लम्हात थे वो ये सोचने में ही गुजर गए कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ क्या वो हकीकत है या मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। और जब मैंने अपने जहन पे गौर किया और मुझे यकीन हो चला कि मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा तो मुझे एकदम से महसूस होने लगा कि ये जो चेहरा मेरे सामने मौजूद है, इस चेहरे को इससे पहले भी मैं कहीं पे देख चुका हूँ। खैर जब मैंने अपने जहन पे जोर दिया तो मुझे एकदम से याद आ गया, ये वही लड़की थी जिस लड़की को मैं रोज़ाना ट्यूशन के दौर में देखा करता था और शायद जो कि मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी इश्क था। ये वही चेहरा था जिस चेहरे को मैं हज़ारों लाखों चेहरों के दरमियान अलग से पहचान सकता था। खैर अभी मैं उसको देख ही रहा था कि एकदम से उस नाज़नीन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने इससे पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा है जो कि मुझे मुसलसल देखते चले जा रहे हो? और जैसे ही उसने ऐसे कहा तो मैं फौरन से होश में आ गया और मैं उससे पूछने लगा
कि तुम इस अंधेरे में, इस वीराने में, इस कुएं के पास बिलाखिर कैसे आई हो। यहाँ तो दूर दूर तक न कोई बंदा रहा करता है, न किसी बंदे का नामो निशान मौजूद है। वो कहने लगी कि भला मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूं और कैसे आई हूं। अब उसका ये जवाब सुनने के बाद मैं कंफ्यूज हो चुका था और मैं सोच रहा था कि कहीं मेरी गलत फहमी तो नहीं है। हो सकता है कि जो लड़की मैं इसको समझ रहा हूं ये उसकी हमशक्ल हो। कुछ देर तक वो खामोश रही और उसके बाद वो मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते मुस्कुराते उसने बताया कि यहाँ दूर में एक गांव मौजूद है। हम लोग पार्टीशन के बाद इस गांव में आके आबाद हुए हैं। इससे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में रहा करते थे। खैर, जब पार्टीशन हुआ तो जो 17 अगस्त की ट्रेन थी, उस ट्रेन में मैं, मेरा बाप और मेरी माँ यहाँ पहुँचे हैं। और मैं बस खेतों में टहलती टहलती पता ही नहीं चला कि कहाँ पे आ चुकी हूँ। और जब मैंने देखा कि यहाँ पे कुआं मौजूद है तो सोचा कि क्यों ना कुछ देर तक कुएं के पास जाके बैठ जाऊं। और उसके बाद तुम मेरे सामने आ गए थे। उसकी ये बात सुनने के बाद मुझे यकीन हो चला था कि ये जो लड़की है ये वही लड़की है जो लड़की गए वक्तों में मेरे साथ ट्यूशन पढ़ा करती थी और जिसको मैं उस ट्यूशन के अंदर मुसलसल देखा करता था। हालांकि मैं उसके साथ ट्यूशन पढ़ा करता था, लेकिन उस दौर में हमारे अंदर इतनी हिम्मत मौजूद नहीं थी कि उस लड़की से उसका नाम पूछ सकें। लेकिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनने के बाद वो मुस्कुराने लगी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा हिम्मत पैदा की और दोबारा से उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनने के बाद उसने चहचहाते हुए अंदाज में अपना नाम बता दिया। उसने कहा कि मेरा नाम नाज है और मैं सलीम अहमद साहब की बेटी हूँ। वो जितनी खूबसूरत थी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत उसकी बातें थीं। पता ही नहीं चला कि कब आधा घंटा 1 घंटा गुजर गया और मैं उससे मुसलसल बातें करता रहा। उसकी गुफ्तगू इस कदर सहर अंगेज थी कि जैसे जैसे वो बोलती थी वैसे वैसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे उसके मुंह से फूल गिर रहे हैं। खैर, कुछ देर तक वो मुझसे बातें करती रही और उसके बाद उसने कहा कि अब मुझे इजाज़त दो, मैं वापस चलती हूँ। रात होने वाली है, अगर मैं यहाँ पे रुक गई तो हो सकता है कि मैं रास्ता भूल जाऊं। मैं नहीं चाहता था कि ये जो मुलाकात है ये कभी ख़त्म हो और वो यहाँ से वापस जाए। लेकिन मेरे चाहने के बावजूद भी मेरे बस में नहीं था कि मैं उसको रोक सकूं। मैंने उससे पूछा कि कल दोबारा तुम यहाँ पे आ सकती हो। ये सुनने के बाद वो दोबारा से मुस्कुराने लगी और उसने मुस्कुराते मुस्कुराते कहा, हाँ, अगर मैं दोबारा से रास्ता भूल गई और खेतों में चलती चलती आगे निकल आई तो हो सकता है कि मेरी और तुम्हारी कल दोबारा से मुलाकात हो जाए। खैर, कुछ देर मजीद बातें करने के बाद वो एकदम से उठी और देखते ही देखते मेरी नज़रों के सामने से ओझल हो गई। आज जब मैं वापस स्टेशन पे आया तो मेरा दिल बहुत खुश था और ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे बहुत कुछ हासिल हो चुका है। आज की रात भी नॉर्मल रात नहीं थी। पूरी रात मैं मुसलसल करवटें बदलता रहा और उसके ख्यालात थे कि एक के बाद एक आते चले जा रहे थे। मैं चाहने के बावजूद भी पूरी रात सो नहीं सका। खैर, अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो जैसे तैसे जो भी मेरे काम थे वो सारे के सारे काम मैंने मुकम्मल किए और जितना जल्दी हो सकता था वादे के मुताबिक मैं उस कुएं की तरफ बढ़ता चला गया। जब मैं उस कुएं के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पे वो मौजूद नहीं है।
मैं कुएं की दीवार पे जाके बैठ गया और उसका वेट करने लगा। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इसी तरह तकरीबन 4-4.5 घंटे गुजर चुके थे और अब मुझे लग रहा था कि वो नहीं आएगी। लेकिन ये पता नहीं किस तरह की जिद थी, मैं अपने साथ जिद कर रहा था और अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो ज़रूर आएगी। और ऐसा ही हुआ कि तकरीबन 4.5-5 घंटे गुजरने के बाद एकदम से मुझे छन 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 इस तरह करके पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हुई। और जैसे जैसे ये आवाज़ बढ़ रही थी वैसे वैसे एक धीमी सी खुशबू थी जो माहौल में घुलती चली जा रही थी। इसके कुछ सेकंड के बाद वो हसीन, वो नाज़नीन सब्ज़ लिबास के अंदर मेरे सामने मौजूद थी और वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। जब वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब तरीन शख्स हूँ। खैर, मैंने उसको इशारा किया और उसको कहा कि आओ चलो कुएं के पास चलते हैं और वहाँ बैठ के आराम से बातें करते हैं। आज उसने मुझसे बहुत सारी बातें की, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और ये जो पार्टीशन था उसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया। उसने बताया कि जब हम उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आ रहे थे तो हम लोगों ने बहुत सी मुश्किलात थी जिनको फेस किया। बहुत सारे हमारे ख़ानदान वाले, हमारे अजीज़ व अकारिब अब भी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, जबकि हम और हमारे कुछ जानने वाले हिजरत करके यहाँ पे आ चुके हैं। उसकी बातों से उसके पाक दामन होने का अंदाज़ा हुआ करता था। पता चलता था कि उसकी रगों में किसी शरीफ आदमी का या शरीफ ख़ानदान का खून दौड़ रहा है। उसकी बातें सहर अंगेज होने के साथ साथ सच्चाई पे मुश्तमिल हुआ करती थी। उसकी जो शख्सियत थी वो बड़ी जाज़िब नज़र थी, बड़ी दिलकश थी और उसके साथ साथ हमारी जो मुलाकातें हुआ करती थीं उन मुलाकातों के अंदर थोड़ा सा फासला हुआ करता था। एक हद थी जो मेरे और उसके दरमियान कायम थी और कभी भी हम लोगों ने उस हद को पार करने की या उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं की थी। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ, हर गुजरते हुए दिन के साथ मेरा जो यकीन था वो पुख्ता से पुख्ता होता चला जा रहा था कि अब उसके बगैर रहना या उसके बगैर जीना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं मुकम्मल तौर पे उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका हूँ और अब मैं उसके बगैर जीने का या उसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं अब फैसला कर चुका था कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा या जैसे ही कोई अच्छा टाइम आएगा मैं उसको बता दूंगा कि मैं उसको कितना पसंद किया करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम और मैं शादी कर लें ताकि हमारी बाकी जो ज़िंदगी है वो बहुत सुकून में, बहुत अच्छे तरीके से गुजर सके। खैर, इसी तरह एक दिन मैंने इरादा किया कि आज जब वो आएगी तो मैं उससे अपनी दिल की जितनी भी बातें हैं, ख़ास तौर पे जो इज़हार मोहब्बत है, वो कर दूंगा। मैं कुएं के करीब बैठा हुआ था, मुसलसल उसका इंतज़ार कर रहा था और ऐसे ही हुआ कि एकदम से एक अजीब सी धीमी धीमी खुशबू ने फ़िज़ा को मुअत्तर करना शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके छन 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 पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हुई। और जब पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ आया करती थी तो इस चीज़ की यकीन दहानी हुआ करता था कि वो हसीना, वो नाज़नीन आ चुकी है। और ऐसा ही था कि वो मेरे सामने मौजूद थी और आज मैं फ़ैसला कर चुका था कि इसको अपने साथ बिठा के अपने दिल की सारी बातें करूँगा। कुछ देर तक वो भी और मैं भी बातें करते रहे
और बिलाखिर मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की, अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ा। मैं उससे इजहार मोहब्बत करना चाहता था। खैर, जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसका जो हाथ था वो बहुत सर्द था और ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बर्फ या इसका टुकड़ा मेरे हाथ में मौजूद है। खैर, मैंने हिम्मत करके जितनी भी दिल की बातें थीं, जो भी इजहार मोहब्बत था, उससे कर दिया। मेरा इजहार मोहब्बत सुनने के बाद वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि मुझे जिस चीज़ का डर था आखिर वही हो गया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मामले को उस तरफ लेके जाओ। हाँ, मैं यहाँ पे आती थी, मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं फ्यूचर में भी यहाँ पे आऊँ। हम एक दूसरे से मिलें, बातें करें, एक दूसरे के दोस्त रहें। लेकिन तुम इस रिश्ते को जिस निगाह से देख रहे हो या जो कुछ तुम चाहते हो, ये अमली तौर पे मुमकिन नहीं है। ना मेरी और तुम्हारी शादी हो सकती है और ना हम कभी एक हो सकते हैं। तुम्हारी जो दुनिया है वो बहुत ही मुख्तलिफ है, जबकि जो मेरी दुनिया है वो तुम्हारी दुनिया से बहुत अलग है। तो ये जो ख्याल है, इस ख्याल को अपने जहन से हमेशा के लिए निकाल दो। अब ये जो भी बातें वो कर रही थी, मेरी आंखों से मुसलसल आंसू छलक रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया के खुश नसीब इंसान से कुछ लम्हों के अंदर अंदर बदनसीब इंसान में तब्दील हो चुका हूँ। एक बार दोबारा से मुझे अकेले होने का, तन्हा होने का या बदनसीब होने का एहसास हो रहा था। जैसे जैसे जो मेरे आंसू थे वो मेरे गालों पे आना शुरू हो चुके थे, वैसे वैसे वो अपने खूबसूरत हाथों से मेरे इन आंसुओं को साफ कर रही थी। वो कह रही थी कि जो तुम चाहते हो वो अमली तौर पे मुमकिन नहीं है। क्या कभी तुमने देखा है कि कभी आग और पानी एक हो सके? तो जैसे आग और पानी कभी भी एक नहीं हो सकते, वैसे ही तुम और मैं कभी भी एक नहीं हो सकते। अब ये जो बातें कर रही थी, ये उस वक्त मेरी समझ से बाहर थी और मैं चाहने के बावजूद भी इन बातों को समझना नहीं चाहता था। बस मैं मुसलसल रो रहा था और मेरे आंसू टपकते चले जा रहे थे। कुछ देर तक वो मेरे आंसू साफ करती रही और उसके बाद उसने कहा कि ये मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद ना मैं तुम्हें कभी नजर आऊंगी और ना ही तुम मुझे तलाश कर पाओगे। ये कहने के बाद वो उठी और खेतों की तरफ बढ़ते बढ़ते एकदम से कहीं चली गई। मैं काफी देर तक वहां पे बैठा रहा, रोता रहा और अपने नसीब को कोसता रहा। खैर, जब मैं वापस स्टेशन पे आया और रात का टाइम आया तो मैं मुसलसल करवटें बदल रहा था और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से ये कह रही है कि मैं और वो एक नहीं हो सकते। हो सकता है कि वो अपने बाप से डर रही हो, या हो सकता है कि कोई और वजह हो। खैर, पूरी रात मैं करवटें बदलता रहा और इस बारे में प्लानिंग करता रहा कि उसको हासिल करने के लिए अब मुझे क्या करना चाहिए। काफ़ी सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया कि कल मैं सुबह उठूंगा और उठने के बाद सीधा उसके गांव जाऊंगा। उसके गांव में जाने के बाद उसके बाप से मिलूंगा और उसके बाप को राज़ी करने की कोशिश करूंगा कि वो मेरी और उसकी शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर, मेरी शक्ल में, मेरे किरदार में किसी भी किस्म की कमी मौजूद है। खैर, सुबह जब मैं उठा तो उठने के बाद तैयार हुआ और तैयार होने के बाद सीधा मैं उस तरफ बढ़ गया जिस गांव की तरफ रहने का उस लड़की ने मुझे इशारा किया था। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उस गांव के अंदर मुश्किल से गिनती के 40 या 50 घर मौजूद थे
और बारी बारी मैंने सब घरों में जाके सलीम अहमद साहब का पूछना शुरू किया। एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, इस तरह करके तकरीबन मैं सारे घरों को चेक कर चुका था। और जितने भी गांव वाले थे, सबके सब लोगों का यही कहना था कि इस गांव में या इन घरों में कोई सलीम अहमद या उनकी बेटी नहीं रहा करते। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, वैसे वैसे जो मेरी फिक्र थी वो बढ़ती चली जा रही थी। मुझे याद था कि उस हसीन ने, नाज ने मुझे ये बताया था कि वो 17 अगस्त 1947 की जो ट्रेन थी, उस ट्रेन के ज़रिए उत्तर प्रदेश से लाहौर पहुंची थी। अब क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट था या जो मेरी जॉब थी वो इसी इदारे में थी, तो मैंने सोचा कि जो हमारा हेड ऑफिस है, मैं वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ जाके नाज के बारे में या उसके बाप के बारे में मालूमात इकट्ठी करता हूँ। वहाँ जाने के बाद यकीनन मुझे इतना पता चल जाएगा कि सलीम अहमद साहब और उनकी बेटी नाज कहाँ पे रहा करते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो रेलवे डिपार्टमेंट था वो शुरू से ही जो भी उनके पैसेंजर्स थे उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया करता था। खैर, जब मैं हेड ऑफिस पहुंचा और वहाँ जाके मैंने उनसे जिक्र किया कि 17 अगस्त 1947 को जो ट्रेन उत्तर प्रदेश से लाहौर आई थी, उसमें सलीम अहमद और उनकी बेटी नाज के बारे में जो भी मालूमात हैं वो आप मुझे फराहम कर दें। जब उन्होंने 17 अगस्त 1947 का सुना तो मुझे गौर से देखने लगे। वो कहने लगे कि सर, आपकी तबीयत तो ठीक है। जब उन्होंने इस तरह से कहा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। खैर, मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं उनसे कहने लगा कि जी आगे फरमाइए। वो कहने लगे कि 17 अगस्त 1947 को जो ट्रेन उत्तर प्रदेश से लाहौर आई थी वो बिल्कुल आई थी, और उस ट्रेन के अंदर सलीम अहमद साहब भी मौजूद थे और उनकी बेटी नाज भी मौजूद थी। लेकिन जब ये ट्रेन लाहौर पहुंची थी तो इस ट्रेन के अंदर जितने भी पैसेंजर्स थे, उन पैसेंजर्स पे बलवाइयों ने या इस तरह के लोगों ने हमला करके उन सारे के सारे पैसेंजर्स को कत्ल कर दिया था। और जब ये ट्रेन लाहौर स्टेशन पे पहुंची थी तो इस पूरी ट्रेन के अंदर कोई भी जिंदा मौजूद नहीं था। अब ये सुनने के बाद मैं बड़ा हैरान था और मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी तो तकरीबन रोज़ाना ही नाज से मुलाकात होती है और वो मेरे साथ बैठ के काफ़ी देर तक बातें किया करती है। खैर, वहाँ से एक मायूसी के आलम में और नाकाम शख्स की तरह मैं वापस लौटा और सीधा वही जो कुआं था, जिस कुएं के पास वो आके मुझसे मिला करती थी, वहाँ जाके बैठ गया। मुझे उम्मीद थी कि शायद वो आएगी, मुझसे बातें करेगी और एक्सप्लेन करेगी कि उस ट्रेन के अंदर उस हादसे में वो और उसका बाप बच गए थे। मैं वहाँ पे बैठा रहा आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, इसी तरह तकरीबन मैं 11 घंटे तक उस कुएं के पास बैठा रहा। लेकिन ना उसको आना था और ना वो आई। मैं दोबारा अगले दिन वहाँ पे पहुँचा, उसका वेट किया। इसी तरह 2 दिन, 10 दिन, महीना, साल और तकरीबन 7 साल तक मैं रेगुलर उस कुएं के पास जाता, वहाँ जाके उसका वेट करता। लेकिन वो अपने वादों की या अपनी बातों की बड़ी पक्की थी। उसने कहा था कि कभी भी आग और पानी का मिलन नहीं हो सकता, और ऐसे ही हुआ कि 7 साल तक वहाँ पे उसका वेट करने के बावजूद भी ना वो आई और ना ही उसे आना था। 7 साल के बाद मेरा जो तबादला था वो कराची शहर में कर दिया गया था, और मेरी बाकी की जितनी भी मुलाजमत थी वो सारी की सारी मैंने कराची शहर के अंदर अंजाम दी। ना मेरी कभी शादी हो सकी और ना ही मैं नाज को अपने दिल से निकाल सका।
इस पूरी जिंदगी बस मुझे एक ही शिकवा रहा कि वो जो नाज थी या नाज के रूप में जो भी मखलूक थी, वो जब मुझसे मिलने आ सकती थी तो मेरी ज़िंदगी में शामिल क्यों नहीं हो सकती थी, मेरी शरीक हयात क्यों नहीं बन सकती थी। और अगर उसको आने के बाद जाना ही था तो वो मेरी ज़िंदगी में आई क्यों थी।